सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एसी हिंदी बी जनसंचार और रचनात्मक लेखन को इन वन शॉट। एंड दिस इज़ फॉर योर पेपर लाइक रेगुलर सोल एंड वेब, जिसमें भी आप हो सबके लिए सेम ही सिलेबस है। अगर एक बार सिलेबस भी देख लो तो बेसिकली फर्स्ट 2 यूनिट इसमें आती है। द फर्स्ट यूनिट वॉज रचनात्मक लेखन का स्वरूप, जिसमें हम लेखन का अर्थ और महत्व समझते हैं, रचनात्मक लेखन के विविध रूप देखते हैं, जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन और जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा को देखते हैं। एंड देन यूनिट 2 में विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, प्रिंट माध्यम के लिए लेखन, जिसमें हम अलग अलग वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम के लिए लेखन और विज्ञापन लेखन की बात करते हैं। सो दिस इज अवर सिलेबस एंड वी आर मूविंग टू दी स्टार्ट विद दिस वीडियो, जहाँ पर हम जनसंचार और रचनात्मक लेखन को इन वन शॉट पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ अ रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व, कि रचनात्मक लेखन होता है क्या और उसका महत्व क्या होता है। तो रचनात्मक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी कल्पनाएं, भावनाओं और विचारों को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करता है। तो रचनात्मक का मतलब क्या है कि ऐसा लेखन, ऐसा लिखना जिसमें लेखक जो है अपनी सारी कल्पनाओं को, अपनी सारी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली भाषा से व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, लिखता है, उसको हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। फिर ये लेखन शैली पाठकों को प्रभावित करने, भावनाओं को जगाने और सोचने पर मजबूर करने का कार्य करती है। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं बल्कि पाठकों से होता है, बल्कि जो लेखक है, जो पाठक है, लेखन और पाठक के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव को स्थापित करना होता है। अब रचनात्मक लेखन के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। तो रचनात्मक लेखन के प्रमुख तत्व, जिसको हम घटक भी कहते हैं। सबसे पहले अनुभव। रचनात्मक लेखन में अनुभव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी रचनात्मक लेखन के लिए आवश्यक है कि उसके पास जीवन का अनुभव हो। जो भी रचनात्मक लेखन कर रहा है, जो भी लेखक है, उसके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके पास जो भी हो एक्सपीरियंस हो, किसका लिखने का, रचनात्मक लेखन का एक्सपीरियंस हो या फिर जीवन का उसके पास एक्सपीरियंस हो। यही अनुभव लेखक के लेखन को गहराई और सच्चाई प्रदान करता है। अपने व्यक्तिगत अनुभवों से लेखक जब अपनी अनुभवों की रचना में पिरोता है, जब वो लिखता है उस बात को, तो उसकी रचना में यथार्थ और आत्मीयता आ जाती है। मतलब रचना में सकारात्मक सोच, मतलब पॉजिटिविटी आती है, भावनाओं की झलक हमें मिलती है। फिर आता है कल्पना। कल्पना शक्ति रचनात्मक लेखन का मूल आधार होती है। कल्पना मतलब जो भी कोई लिखेगा वो अपनी कल्पना के आधार पर ही लिखेगा। तो जो कल्पना शक्ति होती है वो रचनात्मक लेखन का मूल आधार होती है। किसी भी रचना में जिन बातों का वर्णन होता है वह कल्पना के आधार पर ही सामने आती है। ठीक है, किसी बातों का वर्णन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी कल्पना, उसकी इमेजिनेशन है, किसकी, लेखक की। तो वही अपनी रचनात्मक लेखन में वो लिखता है। एक रचनाकार को अपनी कल्पना इतनी अच्छी बनानी चाहिए कि वह पाठकों के मन में प्रभाव को छोड़ सके। कल्पना जितनी सजीव और अच्छी होती है, ठीक है, उतनी ही रचना उतनी ही प्रभावशाली बनती है या लिखी जाती है। फिर भाषा को अपनी रचना के लिए सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करना चाहिए। मतलब लेखक को भाषा में जब भी वो लिखे, कोई सी भाषा में लिखे, उसको उसमें सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि जब लेखक अपनी बात को लोक प्रचलित और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करता है तब वह पाठकों से जुड़ पाता है। जो पाठक है उस भाषा को समझ पाते हैं। भाषा को अनावश्यक रूप से कठिन नहीं बनाना चाहिए। जितनी भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली होगी उतना ही वो पाठकों के साथ एक जुड़ाव को स्थापित कर सकती है। लोक मंगलकारी मतलब रचनात्मक लेखन का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप मनोरंजन के लिए लिख रहे सिर्फ उसको, बल्कि समाज में सुधार के लिए या फिर लोक कल्याण का संदेश देना भी होता है। जब रचना लोकहित की भावना में जुड़ जाती है तो वह पाठकों के मन को छूती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक भी बनाती है। अब इसलिए नहीं करता कि मनोरंजन के लिए, बल्कि वो इसलिए भी करता है कि कुछ ऐसा सुधार लाने के लिए, लोक कल्याण का संदेश देने के लिए भी वो रचनात्मक लेखन करता है। इसलिए इसको हम लोक मंगलकारी भी कहते हैं। नेक्स्ट, रचनात्मक लेखन के लिए रचनाकार को उस विश्वास को बनाए रखना है जो वह अपने लेखन में प्रस्तुत करना चाहता है। पाठक के लिए लेखक के द्वारा कही गई बातें में एक निश्चित और प्रमाणिकता की भावना होती है। इसलिए रचनाकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो रचनात्मक लेखन होता है उसको रचनाकार को उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए जो भी वह अपने लेखन में प्रस्तुत करता है, और पाठकों के लिए लेखक के द्वारा कही गई बातों में एक निश्चित प्रमाणिकता, मतलब एक बेसिकली होता है ना कि जो बोल रहा है वो सच होगा, एक प्रमाण होना चाहिए कि भावना होती है। इसलिए रचनाकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस विश्वास को वो बनाए रखे। तो दिस इज अबाउट रचनात्मक लेखन के अर्थ और महत्व और उसके घटक।
इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू गाइस टेक। एंड थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं है बिकॉज टाइपिंग करने में एरर आ ही जाता है। एंड दिस इज़ बेसिकली रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व, जो कि हमारा यूनिट 1 का टॉपिक खत्म होता है, रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व। ठीक है, और इसके घटक भी हमने मुख्य तत्व भी पढ़ लिए। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक वॉज रचनात्मक लेखन के विविध रूप। रूप मीन्स कि हम कैसे कैसे हम इसमें लिख सकते हैं। तो रचनात्मक लेखन के विविध रूप में हमारे पास बेसिकली आता है, लेखन हम कैसे लिख सकते हैं, मौखिक होता है और लिखित होता है। मौखिक जो हम बोल कर बातें करते हैं, लिखित जो हमने लिखी हुई है। मौखिक में भी इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। भाषण, जो हम भाषण दे रहे हैं, गोष्ठी, लोकगीत द्वारा भी हम मौखिक बातें हो रही है। लिखित में फिर हमारे पास आता है गद्य और पद। गद्य के अंदर हमारे पास डायरी, समीक्षा, लेख, कहानी, उपासनाएं आते हैं। और पद के अंदर लेख, गीत, तुक, छंद या काव्य आते हैं। इसके अंदर काव्य रूप भी होता है। काव्य रूप के भी दो होते हैं, एक प्रबंध काव्य रूप और एक मुक्तक काव्य रूप। और प्रबंध के अंदर भी महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली छोटा सा इंट्रो टाइप ऑफ कि हमारे पास रचनात्मक लेखन के विविध रूप में क्या क्या आता है। लेखन में मौखिक, लिखित, मौखिक में भाषण, लोकगीत वगैरह। ठीक है, लिखित में गद्य और पद। गद्य को हम डायरी, समीक्षा, लेख, कहानी, उपासना में देखते हैं। एंड पद को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेख, गीत में। काव्य रूप भी इसमें आते हैं, प्रबंध काव्य रूप और मुक्तक काव्य रूप, जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध के अंदर हमारे पास आता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वैसे मौखिक रूप किसी भी भाषा के विकास होने से पहले जिस रूप में समीक्षा या कम्युनिकेशन या बातचीत आरंभ होती है उसे क्या कहते हैं, मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक में बोलने वाले को कला का विशेष महत्व होता है। अपने संवाद के माध्यम से वह सुनने वाले को भी प्रभावित कर सकता है या अप्रभावित भी कर सकता है। मौखिक बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं उसको मौखिक रूप कहते हैं। अब जो मौखिक रूप है वो एक कला में, इसमें विशेष महत्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप अपने संवाद से, अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन से किसी को प्रभावित भी कर सकते हो, किसी को अप्रभावित भी कर सकते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम किसी बात को सुनता है, उसके बाद उस संवाद के बारे में बात करते हैं। ये सभी मौखिक रूप है। ये डबल बार हो गया। ये सभी मौखिक रूप पर आधारित है। मौखिक भाषा आम दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। इसके अंतर्गत भाषण, गीत आदि आते हैं। दिस इज डन विद द रचनात्मक लेखन के विविध रूप में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। ठीक है, अब जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, हम कैसे जनसंचार का उपयोग कर रहे हैं रचनात्मक लेखन में। तो बेसिकली संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से होती है, जिनका अर्थ क्या होता है, चलना। संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, 4 धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, चलना। राइट, आदान प्रदान होता है। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे बड़ी भूमिका रही है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे तत्व शामिल होते हैं। तो बेसिकली जनसंचार में हमने बात करी थी, सबसे पहले हम कहते हैं संचार। जो संचार है ना, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है संचार, जिसमें हम संचार की बात करते हैं। संचार के बाद आता है हमारे पास जनसंचार। तो सबसे पहले हम इसी संचार वर्ड को समझ रहे हैं कि संचार का मतलब क्या होता है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से होती है, जिसका मतलब क्या होता है, चलना। इसका जो तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं अपनी बीच में सूचनाओं का, किसी विचारों का, किसी भावनाओं का आदान प्रदान या कम्युनिकेशन या बातचीत करते हैं, तो उसे हम संचार कहते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है, बिकॉज बिना हम कम्युनिकेशन के कुछ हो ही नहीं सकता। और मानव सभ्यता के विकास में जो भी हमने मानव के अंदर जो भी हम जितने भी विकास कर रहे हैं उसमें संचार जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे तत्व शामिल होते हैं। अब आता है जनसंचार। अब नाउ व्हाट इज अ जनसंचार। संचार तो पढ़ लिया कि हमने कम्युनिकेशन की बात करी। अब जनसंचार का मतलब क्या होता है। जनसंचार संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार के माध्यमों से या जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, पर जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से भी अलग होता है, जहाँ पर हम जनसंचार में सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय भी करता है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब संचार और जनसंचार की मीनिंग मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली जनसंचार जो होता है एजेंडा तय
करने के लिए यूज़ करते हैं, पर संचार जो है एजेंडा तय करने के लिए यूज़ नहीं करते। और इसमें कहने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना होती है तो जनसंचार के माध्यम के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें वो खबर मिल जाती है। जैसे टेलीविज़न है, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि के माध्यम से हमें दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को प्राप्त करते हैं। जनसंचार के माध्यम, ये इम्पोर्टेंट है ना, कि जनसंचार के माध्यम कौन-कौन से? सबसे पहले होता है प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम और बाह्य माध्यम। प्रिंट माध्यम में क्या-क्या आएगा? जो प्रिंटेड है, जैसे समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिकाएँ हो गई, पुस्तक हो गई, पर्चे हो गए। इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम में हमारे पास आता है रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, टेलीविज़न। और बाह्य माध्यम में नुक्कड़ नाटक, मेला और प्रदर्शनी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जनसंचार की क्या विशेषता है, क्या आएगा? संचार है के माध्यम में कोई संदेश होता है, कोई सूचना होती है, कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। भेजने वाले को प्राप्त करने वाले के बीच में सीधा संबंध नहीं होता और ये औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है किसमें? जनसंचार में। और जनसंचार के लिए संपादक, एडिटर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अब जनसंचार के क्या कार्य होते हैं? इसका कार्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन प्राप्त करवाना, एजेंडा को तैयार करना, निगरानी करना, विचार विमर्श या डिबेट करना। भारत में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत ही पुराना है। महाभारत के काल में धृतराष्ट्र गांधारी को युद्ध की झलक दिखलाने और उसका विवरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई है वह अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। मतलब ये बहुत पुरानी है। जैसे महाभारत काल में जो धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध की झलक कौन दिखा रहा था? कौन सुना रहा था? संजय दिखा था। और जो संजय की परिकल्पना की गई है वही अत्यंत ही समृद्ध संचार की व्यवस्था की ओर इशारा करता है कि भारत में पहले ही संचार की जो समृद्धता है या जो माध्यम है बहुत पहले ही से स्टार्टिंग उसकी हो चुकी थी। अशोक जैसे सम्राटों के शासन काल में शिलालेख के माध्यम से संदेश लिखकर प्रदर्शित किया गया था। तो ये भी एक उसकी हिस्ट्री का कि उस टाइम पे भी शिलालेख के माध्यम से द्वारा जो संदेश लिखकर जो है भेजा जाता था। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, इंटरनेट का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन माध्यमों के जरिए कोई भी सूचना आम जनता तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक भी खत्म। अब जनसंचार माध्यमों में हिंदी। इसमें पहले जनसंचार के प्रयोग में माध्यम में के रूप में हिंदी का कोई नई बात नहीं है, परंतु स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग राज्य भाषा के रूप में निरंतर विकास समान है। सूचनाएं और खबरें देने के लिए सरकार तथा व्यापारी वर्ग हिंदी भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, उस समय हिंदी का उपयोग नहीं किया जाता था जहाँ उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के भीतर स्वाभिमान तथा अपने समर्थन के लिए प्रति का गौरव के भाव जागृत हुआ और हिंदी का उपयोग बड़े ही स्तरों पे शुरू किया गया। मतलब हिंदी की हिस्ट्री बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के टाइम पे हिंदी भाषा का रूप जो है वो राज्य भाषा के रूप में किया जाता था और उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। उस टाइम पर हिंदी भाषा का उपयोग नहीं करते थे जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती थी, अदरवाइज बिना उसके भी काम चल जाता था। बट उसके बाद एक स्वाभिमान हिंदी भाषा के अंदर आता है और धीरे धीरे ये जो है हिंदी भाषा में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, नाउ ये इतना ऐसा था। ठीक है, जनसंचार माध्यम में हिंदी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। जो मेरे पास नोट्स है मैं उसमें से दिखा दूंगी। देन विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, जिसमें प्रिंट माध्यम के लिए लेखन जो होता है, ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है यूनिट 2 का। ठीक है, पत्रिकाएं। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम है। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो, टेलीविजन की ताकत ज़्यादा मानी जा सकती है, लेकिन आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में माध्यम होने के कारण प्रिंट माध्यम हमेशा ही कामयाब रहा है। जो संचार की सबसे मजबूत कड़ी जो है वो पत्रिका या प्रिंट माध्यम है। जब हम टेलीविज़न या रेडियो की बात करते हैं तो उसमें हम मान सकते हैं कि उनकी ताकत ज़्यादा है, बिकॉज उनको बहुत लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, बट लेकिन आरंभिक माध्यम मतलब कि स्टार्टिंग का माध्यम ही कौन था? प्रिंट माध्यम था, इसलिए ये हमेशा ही कामयाब रहा है, ये कायम रहा है। पत्रिकाएं समाज की समस्या को उजागर करती है, लोगों को जागरूक बनाती है और साम्प्रदायिक लेखों के जरिए पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। पहले ज़माने में लोग पत्रिकाएं और टेलीविज़न से ही दुनिया भर की खबरें जान पाते थे। अगर कोई घटना होती है तो वह समाज से जुड़ी होती है तो वह न्यूज़पेपर या अखबारों की हेडलाइन बन जाती थी। आज़ादी से पहले भारतीय पत्रिकाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है।
ना प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब पत्रिकाएं का क्या उद्देश्य रहा, तो पत्रिकाएं समाज की समस्या को उजागर करती थी। जो भी उसमें था कि ये गलत है, ये गलत है, तो उसकी हेडलाइन बनना या उसके बारे में डीप देना, और लोग उसको पढ़ के ही, न्यूज़पेपर या पत्रिका को पढ़ के ही पता लगाते थे कि हो क्या रहा है ना होती है, और वह समाज से जुड़ी होती है, तो वह अखबार की हेडलाइन बन जाती थी। तो आज़ादी से पहले भारतीय पत्रिकाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर के जरिए ही आज़ादी की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाया था। तो इसलिए पत्रिका का जो उद्देश्य है, जो इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा महत्व उस टाइम पे रहा था। माध्यम के लिए लेखन हो गया कि उसकी क्या थे, अब आता है इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम के लिए लेखन। तो इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम में रेडियो एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध जनसंचार माध्यम है। इसमें सिर्फ आवाज़ होती है, दृश्य नहीं होता। भारत में रेडियो का प्रसार 1927 में हुआ था, और यह आज़ादी के समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम था। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट माध्यम में रेडियो की ध्वनि के साथ साथ जब टेलीविज़न में दृश्य, ये द सही नहीं बनना था, इसमें मैंने बहुत कोशिश करी थी, सो दिस इज दृश्य, ठीक है, दृश्य मिल जाता है तो सूचनाओं की विशेषता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किसने करी थी? यूनेस्को द्वारा 15 सितंबर 1959 में हुई थी। इसका उद्देश्य टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और मनोरंजन का विकास को आगे बढ़ाना था। अब इसका क्या उद्देश्य रहा था? सामाजिक में परिवर्तन लाना, राष्ट्र में एकता लाना, परिवहन आसान करना, कृषि के विकास के लिए और खेल संस्कृति के विकास के लिए इसका उद्देश्य रहा था। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने में दिशा में अनेक ही महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। दूरदर्शन में देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरत को पूरा करने में दोबारा हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है, ये अगेन हो गया। देन सिनेमा, फिल्म की जब बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम में आता है। फिल्म लोगों को सबसे पसंदीदा और प्रभावशाली माध्यम है, संदेश भी देती है। भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वह आलम आरा थी, जो कि 1931 में आई थी। जानकारी मिल सकती है, जैसे कि ऑनलाइन न्यूज़, वीडियो, सोशल मीडिया आदि। ये बहुत तेज प्रभावशाली माध्यम है जिसका खबर तुरंत लोगों तक पहुँच जाती है। अब आता है संवाद लेखन। जब हम फिल्म, टीवी या नाटक के लिए लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखते हैं, उसे संवाद लेखन कहते हैं। ये संवाद कहानी को आगे बढ़ाने और भावनाओं को दर्शाने में मदद करता है। संवाद का उद्देश्य क्या होता है? तो कहानी को दर्शकों तक भावनात्मक रूप से पहुंचाना, पात्रों के स्वभाव को दर्शाना, दर्शकों को कहानी से जोड़ना। संवाद कैसा होना चाहिए? बेसिकली सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, ये ऐसे होगा, जिस पात्र के लिए लिखा गया है उसी के व्यवहार के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और समाज में भावना, मजाक तक, बहस आदि हो सकते हैं, लेकिन वो दर्शकों को समझ आनी चाहिए। नाउ गीत एक प्रकार का क्या होती है? कविता होती है, जिसमें भावनाओं को सुंदर और लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। गीत में संगीत और शब्दों का मेल होता है, जिससे वह सुनने में मधुर और मन को छू लेने वाली होते हैं। गीत के गुण क्या आना चाहिए? कि लय और संगीत का मेल होना चाहिए, भावनात्मक होते हैं, जैसे प्रेम, देशभक्ति आदि सरल भाषा में होते हैं, जिसको सभी समझ सकें। आते तो हमने कहा था काव्य रूप में प्रबंध काव्य होते हैं और मुक्तक काव्य होते हैं। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं, और मुक्तक काव्य में बस गीत आते हैं। कई प्रकार के गीत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखे व्यक्तिगत गीत, राष्ट्रीय गीत, प्रगतिशील गीत, लोकगीत, नवगीत, और कब बचता है विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन क्या होता है? तो विज्ञापन को अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विधि माना जाता है। इसका कारण ये है कि विज्ञापन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। आधे या 1 मिनट के दृश्य में ये महज कुछ शब्दों में ही के माध्यम से किसी भी वस्तु बताना कि पाठकों और दर्शकों को उस वस्तु को प्रति आकर्षण पैदा हो और वह उससे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। और विज्ञापन के संबंध संस्कृति, प्रतिकृति, संचार, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, शिक्षा आदि सबसे होता है, ठीक है, सबसे संबंध होता है। ऐसा माध्यम है जो बिना किसी दबाव के जनता में अपने लिए साधन उपलब्ध करता है, ठीक है, बिना किसी दबाव के लिए जनता के अंदर अपने साधन को उपलब्ध करता है। विज्ञापन का सीधा संबंध ग्राहकों से होता है, ग्राहकों मतलब कस्टमर से होता है, और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही समझी जाती है कि वह उत्पाद को ग्राहकों तक महज कुछ शब्दों में ही पहुंचा देता है।
रचनात्मक का सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है कि इसमें नवीनता होती है। नवीनता मतलब नया कुछ होता है। नवीनता का अर्थ है अभिव्यक्ति कौशल के संदर्भ में समझा जाए। किसी विज्ञापन का प्रभाव पढ़ने या दिखने वाले से पर उसकी रचनात्मक गुण से पड़ता है। विज्ञापन लेखन में रचनात्मक कितना अधिक होगी, उस विज्ञापन का प्रभाव दर्शकों पर उतना ही अधिक पड़ेगा। आकार जैसे सरकारी, गैर सरकारी व्यवसाय के व्यक्तिगत विज्ञापन यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ इसके नोट्स जो हाथ से बने हुए हैं, इसको तो मैंने मतलब इसके हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू गाइस कैन टेक इट। देखो, रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व समझा दिया, ठीक है। लेखन के प्रस्तुत प्रमुख तत्व घटक, इसमें राइटिंग समझ आए तो इट्स ओके, अदरवाइज इसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। कल्पना, भाषा, लोक मंगलकारी, राइट। एंड 10वीं हमारा रचनात्मक लेखन के लिए विविध रूप, मौखिक रूप, मनुष्य सर्वप्रथम किसी बात को देता है, संचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य, फिर जनसंचार माध्यम में हिंदी हमारी, प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं, पत्रिकाओं के उद्देश्य, इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम के उद्देश्य, सिनेमा, फिल्में, ठीक है। इंटरनेट, समाज लेखन क्या कहते हैं इसे, इसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, गीत, गीत के गुण, काव्य रूप, कई प्रकार के होते हैं गीत, विज्ञापन लेखन। सो दिस इज डन विद दिस द AAC सिलेबस, जिसमें हमने सब कुछ यूनिट 1, 2 दोनों कंप्लीट कर दिए, दोनों यूनिट के हर एक टॉपिक देख लिए। इसके क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देख लेना, मेरे ख्याल से 30 से 40 नंबर का इसका पेपर आता है। एंड इसमें विज्ञापन लेखन एक प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आता है कि आपको वहाँ पर विज्ञापन खुद बनाना होता है। एंड इसका क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूँगी। एंड दैट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस सिलेबस ऑफ AAC जनसंचार रचनात्मक लेखन। एंड थैंक यू सो मच गाइस।